हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो? क्या हाल चाल? कैसी चल रही है तुम लोग स्टडीज़? सबसे पहले तुम सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। इट्स अबाउट मी, माय डियर, माई सेल्फ धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? आप हमसे क्यों कनेक्ट होना चाहेंगे? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। ठीक है, जस्ट फ्यू ऑफ देम आर। सबसे पहला आया डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव एंगेज करने का मौका देगा, जहाँ पे आप अपने बिंदास होके जो भी जैसे भी मन में डाउट होगे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग के दौरान लाइव में हमको पता चल जाता है कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। इसके अलावा हमें उनका टाइम को पता चल जाता है कितने सेकंड में सवाल सही किया गया है। टाइम का बहुत बड़ा रोल है यार। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट एंड क्विज। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने का मौका देता है। n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड क्विजेज हमारे ऐप में आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप हमारे साथ मॉक टेस्ट लाइव भी दे सकते हो, क्विज लाइव भी दे सकते हो और आप नॉर्मली अटैम्प्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा माय डियर, आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे। आप चेक कर पाओगे कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो और आपको कितने और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन सी मिस्टेक हो रही है, कहीं वो सिली मिस्टेक तो नहीं है, कहीं वो फॉर्मूला मिस्टेक तो नहीं है। ये सब कुछ जब आप अपने आप को मॉक टेस्ट दोगे और क्विजेस दोगे तो आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, लाइव भी है, सब कुछ फैसिलिटी हमारे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है। मतलब जितने भी फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में पढ़ाते हैं। इट मीन्स क्लास में आपको DPP मिलती है, उसके बाद DPP सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद आपको उस पर DPP डिस्कशन होता है, फिर माइनर टेस्ट होता है, फिर मेजर टेस्ट होता है। मतलब सब कुछ एक प्री प्लान है। आपकी ये क्लास होनी है, फिर ये क्लास होनी है, ये फैकल्टी आपको ये पढ़ाएंगे, ये फैकल्टी आपको ये पढ़ाएंगे। अनअकैडमी फैकल्टी अपने हाई लेवल पे रहते हैं। एक से एक प्यारे फैकल्टी हमारे यहाँ टीम में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, सब एक फिक्स पैटर्न और मैनर में चल रहा है। इससे आपकी बॉडी क्लॉक और आपका माइंड क्लॉक बैलेंस रहेगा अगर आप स्ट्रक्चर्ड में रहोगे तो। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। इसकी तो बहुत सारी खासियत है। सबसे पहली खासियत ये है कि इन केस अगर आप किसी रीज़न से हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस की हेल्प से आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं और आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप फिजिक्स 10 से पढ़ना चाहो 10 से पढ़ो, आप केमिस्ट्री 20 से पढ़ना चाहो 20 से पढ़ो, जिस बैच में अपने आप को इनरोल करना चाहो उस बैच में इनरोल करो, जो आपको टीचर पसंद उसको चुनो। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ो। तुम्हें 10 बजे पढ़ना है 10 बजे पढ़ो, तुम्हें 12 बजे पढ़ना है 12 बजे पढ़ो। इट्स अप टू यू यार, आप कैसे पढ़ते हो। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारी बहुत ही कम, बहुत इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ माय डियर, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन मेरे हिसाब से साल का 1.25 लाख के करीब लेते होंगे, और इस 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो हम देंगे। n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ तो दूर दूर तक किसी कोचिंग में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे आप देखते हो हमारी फ़ीस कितनी है, मात्र और मात्र ओनली एंड ओनली 30,000 है। इसके अलावा भी आपको हमसे 10% का डिस्काउंट माय डियर मिलेगा, और डिस्काउंट लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN, एंड आफ्टर दिस कोड आपको मौका मिलेगा कि आप 10% का डिस्काउंट पाओगे और आपका अमाउंट हो जाएगा 27K। इस 27K के अमाउंट में आपको माय डियर 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ मिलते हैं पढ़ाने के लिए। आप n नंबर ऑफ़ फैकल्टी से पढ़ सकते हो, तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है माय डियर, इसके अलावा यार अगर
आप 11th में हो या आपका ड्रॉप आउट करने का प्लान है, या कोई भी आपका छोटा भाई बहन 11th में है, तो आप उसको 12 मंथ की जगह 24 मंथ के लिए रिकमेंड करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि माइडियर देखो, सिर्फ गैप का देखो, यहाँ पे गैप आपका 27,000 का है, यहाँ पे 32,000 अप्रॉक्स है, तो ये जो नियरली गैप है ये नियरली 5,000 का है। 5,000 आप एक्स्ट्रा पे करके जो जर्नी आप हमसे 12 मंथ की ले रहे थे, वही जर्नी अब 24 मंथ की हो जाएगी। ज़्यादा टाइम की जर्नी होगी तो आपको पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा तो आप अपने आप का एनालिसिस और अच्छी तरह कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको क्यों नहीं फोर्स कर रहा कि यार 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ की तरफ जाओ। तो देखो यार, कोई भी चीज़ एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में चलती है। कोई आपसे कह दे कि IIT JEE का कोर्स इतना छोटा है कि आपका 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो वो मजाक कर रहा है आपसे। या यूँ कह दे कि IIT JEE को 3 महीने में ख़त्म किया जा सकता है, तब भी वो मजाक कर रहा है अपने आप में। ऐसा नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने में। ठीक है, इसलिए जो चीज़ का एक टाइम दिया हुआ है, जो टाइम बाउंड है, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग चलो। आपको कहूँ मैं 11th जो है वो केमिस्ट्री और को 3 महीने में ख़त्म कर दो, पूरी 11th में ख़त्म कर दो, तो प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार। ठीक है, टोटल मिला के करीबन मैं समझता हूँ कि 95 प्लस चैप्टर्स हैं पूरा PCM मिला के। 95 प्लस चैप्टर तुम 3 और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे यार, इट्स ऑलमोस्ट द जोक है यार। ठीक है, सो प्लीज़ आप 12 मंथ और 24 मंथ वाले प्लान लो। हाँ, अगर आप इस अमाउंट को भी एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारे यहाँ EMI कॉस्ट भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारी अनअकैडमी टीम IIT JEE के सेशन में प्राइस में थोड़ा सा हाइक होने जा रहा है, और जो करंट प्राइस है और जो न्यू प्राइस है उसमें डिफरेंस कुछ इस प्रकार है कि जो करंट प्राइस आफ्टर माई यूजिंग माई कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था और आपका अमाउंट था 27,000। अब ये डिफरेंस हो जाएगा 34,650 का, जबकि 2 ईयर का पहले था 32,400 का, जबकि अब हो जाएगा 54,000 का। तो आप देख सकते हो प्राइस में हाइक होने जा रहा है, और ये हाइक 10 सितंबर से होने जा रहा है। तो प्लीज़ 10 सितंबर से पहले आप हमारे करंट प्राइस में हमारे सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। देखो, पढ़ना तो है ही है यार, क्यों हम टाइम अपना लगाएं, क्यों हम सोचने में लगाएं कि हाँ आज लूँगा, कल लूँगा, अब करूँगा, परसों करूँगा। टाइम आपका जितना किल होगा उतना आप रैंक में पीछे चले जाओगे यार, क्योंकि देर से स्टडी स्टार्ट करोगे। एग्ज़ाम तो अपने टाइम पे होने हैं ऑलमोस्ट, और आप चाहोगे कि अभी भी आप सोच रहे हो कि आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो ठीक है यार, आपको टाइम बहुत कम है, मेरी बात मानो। जो आपको करना है फटाफट से कर लो। ठीक है, और हमारे करंट प्राइस का फ़ायदा उठाओ, नहीं तो जब हाइक हो जाएगा तो आपको खुद ही महंगा पड़ेगा यार। ठीक है, इतने समझदार आप हो ही हो। ठीक, ये मेरी PYQ सीरीज़ है। मैं नॉर्मली रोज़ रात के 9 बजे PYQ सीरीज़ कराता हूँ। PYQ सीरीज़ में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। मैंने टॉप 500 क्वेश्चंस छांट रखे हैं, उस टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। जैसे देख सकते हो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, ये केमिकल काइनेटिक्स की, एंड सो ऑन, बहुत सारी सीरीज़ हैं। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आप हमसे जब लाइव कनेक्ट होंगे तो आपको ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा। मॉक टेस्ट चल रहे हैं IIT JEE के लिए, हमने मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, बहुत सारे मॉक प्रैक्टिस करने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक करोगे तो आपको अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो हमसे आप फटाफट से ऐप से कनेक्ट होइए, ऐप को डाउनलोड करिए और इन सारी चीज़ों के मज़े लीजिए। लाइव पोलिंग में बहुत मज़ा आता है यार, बड़ा मज़ा आता है। आप आओ वहाँ पे, एंजॉय करो। ये एक झलकियाँ हैं जो मैंने क्लास बताना चाह रहा हूँ कि क्लास में देखो कैसे बच्चे पोल सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, बड़ा मज़ा आता है क्लास में यार। आओ और सीखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, नाउ अगेन माय डियर, शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक। चूँकि IIT का मौसम चल रहा है, IIT के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना एक ऐसी क्वेश्चंस बैंक बनाया जाए जो आपको IIT के क्वेश्चंस लगभग ऑलमोस्ट मैच करते हुए मिलेंगे। मैंने जो एक क्वेश्चन का पैटर्न बनाया है, जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, वो लगभग इन्हीं प्रीवियस ईयर IIT से हैं और इनके बेसिस पे हैं।
या जो अभी आईआईटी के सितंबर 1, 2, 3 में शिफ्ट में क्वेश्चन हुए हैं इससे रिलेटेड है। मतलब एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इससे मिलेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को करते टाइम आप अपना वीडियो जब पॉज करोगे पहले क्वेश्चन कर लेना, देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा तो काम पढ़ाने का है, ठीक है। मैं अगर रुक जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा यार, इसलिए मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर मैच करना कि जो आपने किया है और जो मैंने किया है क्या वो मैच कर रहा है, कहाँ पे मिस्टेक है ये भी आपको पता चल जाएगी। आप क्या सोचते हो और क्या सोचना चाहिए, ये सब कुछ निकल आएगा, एक निचोड़ निकल आएगा आपके हाथ में, ठीक है। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो माय डियर, आपके आने वाले आईआईटी मेंस में आपका बहुत प्रॉफिट होगा इससे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स, कौन सी चीज़ इसमें से सही है, क्या इनमें से सही है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं यार, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कुछ फिगर बना लेते हैं, कुछ ऐसा सा फिगर, ठीक है। मान लेना यार ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे ये लोब बनते हैं या दोस्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पता है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लोब होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। आपको पता है कि जिस भी लोब में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके परपेंडिकुलर में नोड कहलाता है। तो अगर मुझसे एक बार जेड एक्सिस बोलता तो मैं बोलता हाँ यार प्रोबेबिलिटी जीरो है, लेकिन वाई और एक्स में जीरो है ऐसा नहीं है। तो ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्स में जीरो है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाई में जीरो, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उस तरह क्या प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो एक्स वाई प्लेन, नहीं यार एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। किस प्लेन में नहीं होंगे, तो वाई जेड प्लेन में नहीं हो सकते, एक्स जेड प्लेन में नहीं हो सकते एज पर नोड कंसेप्ट, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है दोस्त, वो है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट। इसके लिए ये बात ट्रू है कि इलेक्ट्रॉन्स का मिलना एक्स और वाई एक्सिस पे ही होगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उस तरह आपसे सवाल कभी कभी ऐसे भी करता है कि आपको दे देगा डी एक्स वाई, एकदम सेम सवाल, और आपसे यही सारी कहानी डी एक्स वाई के लिए पूछ लेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो ऑर्बिटल होता है ये हमारा एक्सियल होता है दोस्त, और ये जो हमारा होता है यार ये नॉन एक्सियल होता है। तो इसमें आपको अगर मान लेते हैं एक्स वाई है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ना तो आपको एक्स में मिलेगा ना तो वाई मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा। प्योर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नहीं मिलेगा, एक्स और वाई के बीच में मिलेगा। तो ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो बनने की कोई रेंज ही नहीं, इन्फिनिटी है, कभी भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आपके दे रखी हैं, कौन सी करेक्ट है। दे रखा है बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा कि 2 होगा, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं, आपको सबको अच्छी तरह पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में जब 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, पता है तो बहुत बढ़िया। 14 का 3, 13, 12, 11, 10, 9 और 8, इधर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 माय डियर, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, 0.5 घटाते चले जाना होता है दोस्त। बॉन्ड ऑर्डर पे एक क्वेश्चन हर बार जेई पूछ लेती है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेती है, देख सकते हो। 0.5 सिर्फ घटाना है, ये अपने आप बॉन्ड ऑर्डर निकलता चला जाएगा दोस्त। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 14 होगा उसका 3, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मेंबर 12 होंगे तो 2, जैसे एग्जांपल के तौर पर C2 है और C2 2 माइनस है, तो ये देखो C2 12 होता है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, इसका 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर सीधे 3 आएगा। देखो कितना सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहा है। हमेशा एग्ज़ाम में इस बात का ख्याल रखना है कि आपको क्वेश्चन क्रैक जब करना है तो कम से कम टाइम में करना है। मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, केमिस्ट्री सबसे कम टाइम में होगी तभी आपका मैथ्स जाके आप कर पाओगे।
अदरवाइज आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी, क्वेश्चन का सिलेक्शन सही नहीं होगा, तो आप कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, मुझे आता है और करने को हर इंसान कर ले, लेकिन उस पर अगर 10 मिनट लग जाता है तो यार वो आपका लॉस है। हो सकता था उस 10 मिनट में आप कोई और ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। तो इसलिए यार टाइम का जो बाउंड है उससे बने रहना। यहाँ पर तो चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में तो फटाफट आपको सॉल्व करना है। अब देख सकते हो यार, इसमें 6 और 7 13 और नेगेटिव की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 और 6 14, ये 15 और +1 एक वापस 14 आ गया। तो देखो सब में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या। और अब अभी मैंने बताया 14 का बॉन्डर कितना होगा, 3 होगा। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक सी कैंसिल हो गया और एक डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कौन कौन सा, एक बचता है ए और बी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ बोल रहा है वीक फील्ड लिगेंड है। देखो तीन चैप्टर को मैंने एक बार में उठाया है, कोऑर्डिनेट को भी, केमिकल बॉन्ड को भी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ करते थे दोस्त, याद करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो साफ साफ दिख रहा है 14 14 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब यही ऑप्शन हो सकता है ए। ओके, वीक फील्ड लिगेंड क्यों नहीं है, तो याद करो थोड़ी, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा NO CO NCO जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लोग होते हैं। ठीक है, एक पोयम अपन लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल यूज करते हैं, आई बर्बादी शांति क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेट पानी दे, नासिक से नहीं इन इडियट कार्टूनों को निकालो, आपने पढ़ा होगा। तो ये कार्टूनों को निकालो, ये है CnCO NO+, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में नहीं आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्त। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक एक्वस सोल्यूशन है बेरियम ब्रोमाइड का, BaB2 का, येलो पीपीटी देता है। हमने कहा ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है, पहले तो ये क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस से है। आप जेई के पेपर को देखोगे तो पेपर में आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी क्वेश्चन आने लग गया है। जनरली वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, आजकल वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन ये ऐसा भी क्यों डाला जाए। तो आपको पता है कि जब आपके साथ ये रिएक्शन है तो ये यहाँ से आएगा Ba2+ और ये CrO4 2-, इसका जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो येलो कलर देता है। ये थोड़ा सा याद करने वाला है यार। ठीक है, और दूसरा AgBr की जब मैं बात करूँ, यहाँ BaBr2 से Br- निकलेगा, यहाँ पे Ag+ है, तो ये आपका पेल येलो बोलते हैं इस कलर को, डार्क येलो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, सी में क्या है, सी में आपके पास बेरियम का स्टेट आएगा। ठीक है, C3CO- के 2 मोल्स, इसका जो कलर आता है उसकी वाइटिश पीपीटी आती है दोस्त, इसकी वाइट पीपीटी आती है, तो ये नहीं हो सकता। तो देखो थोड़ा सा कलर आपको याद होना चाहिए, थोड़ा ग्रुप की ट्रिक्स याद होनी चाहिए, कौन से ग्रुप, 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, इनके कलर याद होने चाहिए, तभी आप इन सब टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और एग्जाम के जेई में एक आध क्वेश्चन तो पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ख्याल रखना। बढ़ जाएं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, बेरियम का एक आयन है, ठीक है, Cn- का एक आयन है और कोबाल्ट 2+ है। ये तीनों आयन मिलके एक आयनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। दे रखा है इफ दैट कॉम्प्लेक्स इज सपोज टू बी 75% आयोनाइज्ड, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7.75%। ठीक है, विद अ वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ I इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन चैप्टर की याद आ गई। देन पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ इन द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब कोबाल्ट 2+ के साथ
उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे लिगेंड लगेगा Cn माइनस के फॉर्म में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से, दो चैप्टर से क्लब करोगे, एक सॉल्यूशन से और कोऑर्डिनेट से। यहाँ तो ये पूछा है कि कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये भी पूछ सकता था इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले आपको सॉल्यूशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, डिसोसिएशन एसोसिएशन का। आपको पता होगा, अगर मान लो यार मेरे पास कोई सॉल्ट है AB का, आप इसको ब्रेक करते हो A प्लस B माइनस में, यहाँ कंसंट्रेशन C कुछ भी नहीं, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, याद करो आपने किया होगा। तो I इज इक्वल टू क्या आता है, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन C। दोस्त तो I की वैल्यू आप निकालते हो 1 प्लस अल्फा, ओके। लेकिन रियलिटी में अगर n के टर्म्स में है ये, तो क्या होता है I के फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है। दोस्त ये फॉर्मूला याद रखना यार, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। अब अपन लोग इसी फॉर्मूले का फायदा उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। तो देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं यार, यहां सॉल्व करता हूं, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं इधर। तो मेरे पास I की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है यार, मुझे तो निकालनी है n की वैल्यू, बहुत बढ़िया। अल्फा की वैल्यू है 0.75, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.75 n माइनस 1, ठीक है। ओके सॉल्व हो जाएगा यार ये दोस्त। यहां से आपको n की वैल्यू ना 5 आने लग जाएगी। कितनी आएगी n की वैल्यू, 5 आएगी। सॉल्व करना है इसको दोस्त, ठीक है, लगभग 5 के करीब आएगी। अब अगर n की वैल्यू 5 आ गई तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या। हमको यही तो निकालना था कि कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा। अच्छा इन केस अगर ये पूछ ले कि तुम्हारी n की वैल्यू 5 भी आ गई, तो तुम बताओ कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। देखो ये हमारा आयरन स्फीयर में होगा Ba2+, ठीक है, ये मेरा कोबाल्ट, यहाँ मेरा Cn, यहाँ मेरा 5। अब यार थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओगे कि तुम्हें याद करो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में, तुम्हें सेंट्रल एटम कॉन्सेंट्रेशन +2 चाहिए। तो क्या अभी ऐसा करूंगा तो +2 आएगा क्या, अभी ऐसा करूंगा +2 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको +2 लाने का एक तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो। ये मैंने क्या किया, मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो जरा देखो क्या इसका अब कोऑर्डिनेशन +2 आ रहा है क्या। साइनाइड का -1 होता है दोस्त, तो ये असल में क्या है, Ba3CO2 और Cn10। इफ यू डोंट माइंड, बात समझ में आई होगी। तो ये हो गया आपका 6 + 2x - 10 इज इक्वल टू 0, है ना। 2x - 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो +2 आ गई क्या, और यही तो हमको चाहिए थी। तो एग्जाम में ये भी सवाल कर सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। अब आपको एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेट के साथ साथ ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कभी टफ कभी सिंपल चलता रहेगा, उसको मैनेज करना दोस्त। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। घबराओ नहीं, IIT निकालना बहुत आसान है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखो यार, ठीक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कुछ इन्होंने पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से बोला कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे सामने। बोला कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, मतलब ये बोला क्या रिएक्शन सही है। आपसे बोल रहा है ये जो रिएक्शन यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सही है, CuSO4 + Fe। तो देखो यार, आपने रिएक्शन की फिजिबिलिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी एक रूल होता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के। यूजिंग द स्टेटमेंट पोटेंशियल गिवन बिलो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 आर करेक्ट, ठीक है, आपसे ये बोल रहा है। याद करो आपने एक फिजिबिलिटी का रूल पढ़ा होगा,
फिजिबिलिटी रूल आपने डेल्टा जी के टर्म से पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, और एक रिएक्शन तभी फीजिबल होगी जब उसका ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी, और ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, तभी जाके वो रिएक्शन फीजिबल है दोस्त, मान लोगे। अब आपने ये पढ़ा होगा कि एक सिलेक्शन करते हैं किसको एनोड पे लेना चाहिए, किसको कैथोड पे लेना चाहिए फीजिबल के लिए। अब आप लॉजिक सोचो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस रिएक्शन को ट्रू मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे पता है कि नहीं है या नहीं, बाद में देखेंगे, तो ये चेक करने के लिए मैं इस पे जाऊंगा कि कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन का क्या हो रहा है दोस्त, रिडक्शन हो रहा है। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, क्या ये इसको अकॉर्डिंग देखकर लग रहा है सही है? देखो अगर मैं कॉपर की पोटेंशियल देखता हूं तो ये कितनी है, 0.34 वोल्ट है, और आयरन की कितनी है यार, -0.044 वोल्ट है। अब लॉजिक सोचो यार, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती थी, याद करो, वो उतना ज़्यादा एनोड पे होगा। लिख लो भाई, जिसका एसआरपी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना एनोड पे होगा, और यूँ कहूँ कि जिसका एसआरपी जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा दोस्त वो उतना कैथोड पे होगा। मान लोगे बात को, मान लोगे बात को दोस्त, ठीक है। अगर माय डियर, अगर मेरा बच्चा ऐसा है, सही है, तो आप लॉजिक सोचो ज़्यादा नेगेटिव कौन है, आयरन या कॉपर, तो आंसर इज आयरन। अब अगर आपका आयरन नेगेटिव है तो आयरन को एनोड पे होना चाहिए और कॉपर को कैथोड पे होना चाहिए, आयरन को एनोड पे होना चाहिए और कॉपर को कैथोड पे होना चाहिए। इसका मतलब आयरन और कॉपर में आयरन को ऑक्सीडाइज करना चाहिए और कॉपर को रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं बंदे लोग, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और आयरन को रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। इसका मतलब पहला ये रॉन्ग है यार, ठीक है। अब इसका रिवर्स चेक कर लो, क्या आयरन कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर जाएगा, तो आंसर इज यस। जब ये रॉन्ग है तो उल्टा सही होगा ही होगा यार, तो यस सेकंड सही है अपनी जगह यार दोस्त, सेकंड अपनी जगह सही है। थर्ड पे आ जाओ, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर। आओ भाई देखें, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर का हिंदी हुई कि Ag + CuSO4 लिखा हो और मैं यहां लिखूं AgSO4, ठीक है, और Cu बाहर निकलो, मैं यहां लिख दे रहा हूं यार, मतलब मैं ये लिखूं, आपको लगता है ये सही है, ये 0 है, ये आपका +2 है, यहाँ पे आपका प्लस ओवरऑल का +2 है, ठीक है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो आप लॉजिक सोचो यार, क्या ये सिल्वर कॉपर के सामने ऑक्सीडाइज कर जाएगी? आओ देखिए जरा पोटेंशियल चेक करो दोस्त, देखो कॉपर का ज़्यादा पॉजिटिव है, सॉरी सिल्वर का ज़्यादा पॉजिटिव है और कॉपर का कम पॉजिटिव है, तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव होगा यार वो तो कैथोड पे जाना चाहेगा, और जो कैथोड पे जाएगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब हमेशा कॉपर और सिल्वर की सेल में कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का रिडक्शन होगा। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, फोर्थ चेक कर लेते हैं, आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर, आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर। हाँ भाई आयरन कैन डिस्प्लेस, बिकॉज आयरन का ज़्यादा नेगेटिव है और सिल्वर का पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर जाएगा, यस, ठीक है। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड और फोर्थ, किस में बैठ रहा है, सी में बैठ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सवाल था, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या है इस क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि कुछ वेंट हॉफ के पैरामीटर्स दे रखे हैं हमने, ठीक है दे दो। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है वो गैस जो जितनी इजीली लिक्विफाई करेगी उसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 8a/,
27 RB, मतलब जिस गैस का जितना ज़्यादा ए होगा उसके अंदर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दोस्त, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और जितना बी ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम होगा। तो हमको इनडायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा ए है और सबसे कम बी किसका है। तो सबसे ज़्यादा ए WXYZ में Z का है, ठीक है, और सबसे कम बी दोनों का कांस्टेंट है। देखो पहले तो x और y काटो, अब आता है W और Z। तो W में तो यार a कम हो गया ना, b दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम किसका आंसर दें, हमको क्या देना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर उसका ज़्यादा जिसका a ज़्यादा, तो वो अंडरस्टूड है Z वाले से आ गया और हमने टिक मार दिया, ठीक है। ये जरूर देख के जाना, रियल गैस इक्वेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये जरूर आता है, इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है। वो हर बार या तो आइडल गैस से क्वेश्चन देता है या तो रियल गैस से क्वेश्चन देता है। पिछली बार अभी शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में उसने आइडल से क्वेश्चन दिया है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से। तो ये वेरिएबल होता रहता है, चलता रहता है, इसलिए आप रेडी रहिएगा मेंटली। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहे हैं हमसे बोल रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट। तो हमको फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ जो होता है वो 0.693/K होता है। पहले इसको रख लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, खत्म हो गया फॉर द रिएक्शन। हमसे क्या पूछा है, टाइम बताओ फॉर द 99.99% कंप्लीशन के लिए। तो ठीक है, पहले मैं टी हाफ से क्या निकाल लूँगा, के निकाल लूँगा। के हो जाएगा 0.693/T हाफ। देखो मैं सेकंड में छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या है, मिनट में है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उन्होंने सेकंड में पढ़ रखा है, सेकंड में निकाल लगते हैं। ऑप्शंस को भी देख लिया करो भाई, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 6.93। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 10⁻⁻1, ठीक है। ये कटपटा के है ना भाई, लिख सकते हैं। इसको यहाँ रखा, के की वैल्यू निकली। हमको फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग माई डियर R0/R, ठीक है। हमको टाइम निकालना है। अच्छा, R0 हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और R इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट, कितना बच गया। तो इनिशियल कितना था R0, कितना मेरा खर्चा हो गया, दैट इज 99/100 ऑफ R0 खर्चा हो गया, ठीक है। तो मेरा R बच कितना गया, 100 - 99 दैट इज 1/100 ऑफ R0 बच गया। अब जरा इसको पुट कर रही हो, यहाँ पुट कर लियो तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू मैंने निकाली है 10⁻⁻1 इंटू लॉग R0/R के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log 10 लिख सकता हूँ क्या, या log 100 लिख दूँ, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करूँगा, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 log 10 1 अपॉन 10⁻⁻1, ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो 2.303 इंटू 2 इंटू 10⁻+1, तो 20 इंटू 2.303, ठीक है। लगभग आपका 43 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हाँ। तो ये तुम्हारा 43 बोलो, 46, हाँ 46। तो 46 किस ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन बी वाले में बैठ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर माय डियर क्या हो गया, 46, ठीक है। कर लिया जाएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जेई मेंस में अब क्वेश्चन टफ नहीं आने लग गए हैं, और इस बार तो और टफ नहीं आया और सिंपल आया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं उन्होंने। अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं यार। लग नहीं रहा है कि इस बार आईआईटी का पेपर इस लेवल का भी गिर सकता है,
ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम के बफर का है। आप बफर जरूर पढ़ के जाओगे, आप बफर से क्वेश्चन जरूर उठता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बफर के बारे में, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एम्फोटेरिक बफर, और एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी हेंडरसन इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आते हैं। अभी जो क्वेश्चन आया था उन्होंने वो पूछा था कि इनमें से कौन सा बफर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर देखो एक क्वेश्चन मेरे पास है कि भाई एक बफर सॉल्यूशन है जो कि एक बना हुआ है आपका किसका, ये आपका बेस है और ये आपका सॉल्ट है, इसकी टोटल की कंसंट्रेशन मोलैरिटी दे रखी है इतनी, pH दे रखा है, pK भी दे रखा है, सॉरी K भी दे रखा है। हमसे क्या पूछी है, ये तो मिक्सचर की है ना, ये तो इनके इसकी है, तो हमको बफर की पूछी है ना। ये इन दोनों का बना हुआ है, टोटल का दे रखा है हमको, तो हमसे बफर में जो सॉल्ट है और बेस उसका कंसंट्रेशन के बारे में पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। हमको फॉर्मूला पता है pH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, या आपने ये पढ़ा होगा pH प्लस pH इज इक्वल टू 14। अब हमको करना क्या है यार, हमको तो pH चाहिए, तो pH जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 माइनस pH, दैट इज pH जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14 माइनस कितना है यार 9.6, ठीक है, ठीक है। ये मेरा pH आ गया। pK भी आप निकाल लेना यार, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। pK भी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ K भी होता है, बस अब तो फॉर्मूले में पुट करना है यार। K भी कितना दे रखा है 1.8 इंटू द पावर माइनस 5। दोस्त सॉल्व करोगे, लेट सपोज करो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तुम्हें नहीं पता है, तुम उसको x मान लो, तो जो बेस का कंसंट्रेशन होगा वो टोटल कंसंट्रेशन कितना है, टोटल मोलैरिटी कितनी है 0.29, तो मैं माइनस लिख सकता हूँ। अब बस मैं फॉर्मूले पुट कर दूंगा यार, आप पुट कर लेना, pH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। पुट कर लोगे इसको, ये हो जाएगा 14 माइनस 9.6 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.8 टेन पावर माइनस 5 प्लस लॉग सॉल्ट को x माना है अपॉन 0.2 माइनस एक्स। बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, x के लिए निकल जाएगी और बेस के लिए सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर ए आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक। बढ़ जाए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत अपने आप में एक वास्ट चैप्टर है पी ब्लॉक, तो यार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक से, तो मैंने तो कुछ क्वेश्चन उठाए हैं सिंपल सिंपल वाले। क्या बोल रहा है कि भाई ये आपके पास कुछ मेंबर दे रखे हैं, आपसे बोला है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, इनमें से कौन सा होगा। तो यार आपको पता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब यार टॉप से बॉटम जाते हैं तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ये दोस्त वो इंक्रीज करती है, तो रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर ऐसा है तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर तो आपने पढ़ा होगा, तो सीरियसली आंसर टक मार दें यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल मिल जाएंगे आपको कि बस आप ऊपर से करके निकल जाओगे, वही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए की क्वेश्चंस हैं, आप क्विक क्वेश्चन के नाम पे उसको आगे बढ़ा दोगे करके फटाफट, ठीक है। चलो हाँ, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग xenon compound have same number of lone pair as I3 minus।
तो सबसे पहले तो मुझे I3 माइनस के लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। अब I3 माइनस में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड पेयर, तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है 2, ठीक है। बॉन्ड पेयर निकालने का तरीका बताने की जरूरत नहीं है अब यार, इतना पता ही है। टोटल मेंबर -1 करते हैं, और लोन पेयर का निकालने का तरीका होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 इंटू बॉन्ड पेयर बाई 2, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लेना। अब आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने, 7, तो 7 3 21 और एक -22, -8 इंटू 2 बाई 2, तो 22 -16 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3। तो आपका फाइनली इसका तो लोन पेयर आया 3, मतलब I3 माइनस का जो आपके सामने लोन पेयर है वो है आपका 3। अब I3 माइनस का लोन पेयर आपको दिख रहा है दोस्त 3, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस जिनॉन कंपाउंड का लोन पेयर सेम होगा। अब देखो सबका निकालो नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा। जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं यार, 8 होते हैं, ठीक है। XeO4 दे रखा है, XeO4 दे रखा है, और 8 के 8 ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं क्या, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं। तो ये तो सारे के सारे यूज़ करवा लेगा उससे, जा भैया यूज़ कर ले, कोई लोन पर नहीं बचेगा। XeF4 जिनॉन का आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, 4 फ्लोरीन खा गया, 4 बचा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जिनॉन के 8 थे, 4 फ्लोरीन खा गया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना पेयर बचा लोन पेयर। यहाँ भाई दोस्त 2 बचा, इधर आ जाओ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ जाओ XeF2 पे। XeF2 में आपके पास बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 2, मतलब जिनॉन के पास 2 बॉन्डिंग बन रही है, 8 होते हैं, 2 फ्लोरीन खा गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितना पेयर बचा दोस्त, 3 पेयर बचा। तो ये देखो आंसर मैच कर रहा है क्या, 3 पेयर से, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। अच्छा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 6 यूज हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 लोन पेयर। तो फटक से आंसर ये आ सकता था XeF2, है ना। इसकी भी ज्योमेट्री आपकी TBP, इसकी भी ज्योमेट्री आपकी TBP, इसकी भी शेप आपकी लीनियर, इसकी भी शेप आपकी लीनियर, है ना। 2 भाई 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट। देखो यार एग्जाम में पेंसिल से करेक्ट और इनकरेक्ट का ख्याल रखना है। अब तो कंप्यूटराइज हो गया है दिमाग, लेकिन दिमाग में रखना है आपको कि इनकरेक्ट और करेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। आओ देखते हैं, हमसे बोलना है कि इनकरेक्ट बताना है थर्मल स्टेबिलिटी। तो आपको पता है यार HF, HCl, HBr, टॉप से बॉटम जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी दोस्त, इंक्रीज करेगी, मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो सबसे लोअर शॉर्टेस्ट बॉन्ड किसकी है, सबसे छोटी बॉन्ड तो HF की, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, और इवन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल है यार ये, तो ठीक है, मतलब ये अपनी जगह सही है ऑप्शन, ये सही है, थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड सही है, ये ट्रेंड अपनी जगह सही है, मतलब ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सेम एज देखो अगला है लुईस बेस करेक्टर। अब एक तुम्हारे पास सामने PF3 है, ठीक है, और एक आपके पास PCl3 है, और एक आपके पास PBr3 है। आपने कभी बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ा हो तो देखो ये आपका 2p का, इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, तो ये 2p से लेकर 3d में दे देगा। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ही दूंगा तो मैं कहाँ से बॉन्डिंग करा लूँ, ठीक है। और मेरे इलेक्ट्रॉन वैसे भी मेरे में बिजी हैं यार, ठीक है, वैसे भी मेरी साइज छोटी है, मैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कराऊंगा, मतलब ही नहीं, मेरे अंदर डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। जबकि आप देख सकते हो Br के पास जब लगा है तो इजीली लोन पे डोनेट किया जा सकता है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जब आप इजीली डोनेट करोगे तो अच्छे लुईस बेस हो, इसका मतलब ये भी ट्रेंड अपनी जगह सही है, ट्रेंड सही है, मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ सही नहीं बैठेगा, है ना। अब बात उठती है P करेक्टर की। तो यार NO2 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन sp, NO3 माइनस की यार sp2,
और NH4+ की निकलेगी आपकी sp3, आप निकाल लेना। तो यहाँ पे तो p करेक्टर कितना है 50%, p करेक्टर, s करेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, p की बात कर रहा हूँ, ठीक है ओके। यहाँ पे p करेक्टर कितना है sp2 है, sp2 है, तो आपका होता कितना है 66.6% हो जाएगा, ठीक है ओके। sp3 है तो यहाँ पे p करेक्टर हो जाएगा 75%। तो सबसे कम p करेक्टर किसमें है, NO2 में। यहाँ पे क्या दे रखा है, वो ज़्यादा दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये ट्रेंड रॉन्ग है। फिर भी बॉन्ड एंगल चेक कर लेते हैं। आपको पता है टॉप से बॉटम जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल घटेगी, और वैसे भी यहाँ पे ड्रैगो इफेक्ट काम कर रहा होगा। अगर थोड़ी सी आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी कि अमोनिया का जो एंगल होता है वो 107 होता है, जबकि फॉस्फीन का होता है वो नियरली 90 होता है। दैट्स रीजन बिहाइंड द ड्रैगो इफेक्ट। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो ये ट्रेंड सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फटाफट करना है इसको, ठीक है। मेरा काम तो ठीक है, चलो यार एक्सप्लेनेशन करने का मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, लेकिन आपको तो यार एग्जाम में फटाफट सॉल्व करना है। चलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वीबीटी से, सीएफटी से और एक ऑप्टिकल एक्टिविटी से, कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म से। पिछली सितंबर 2 या 3 को भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इसी पे पूछा है, ठीक है। तो रेडी रहो ऐसे क्वेश्चन के लिए। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी शोज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो, ऑप्टिकल एक्टिव होने की कंडीशन सभी को पता होगा, नो पीयूएस एंड नो सीयूएस। जिस भी स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ना ही उसके अंदर सेंटर सिमेट्री है, वही आपके क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसके अलावा अगर एक भी ऐसा चेंज आया, एक भी ऐसा आया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। एक भी हल्का सा चेंज आया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आओ खेलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमसे बोला है ट्रांस, तो ट्रांस तो दूर दूर तक नहीं होंगे यार, फिर भी बना लेता हूँ डायग्राम तुम लोग के लिए। देखो ये Cl है, ये Cl है, ये दोस्त अमोनिया है, ये अमोनिया है दोस्त, ये अमोनिया, ये अमोनिया, यहाँ पे प्लस। देखो साथ साथ तुम्हें दिख रही होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही होगी सब। देखो सब कट रहा है एक दूसरे के साथ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर पीओएस है आपके सामने तो बट ऑब्वियस है यार कि ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये तो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो सब कुछ सेम नेचर है, सिमेट्री है, ठीक है। A-B-6 कभी सुना है क्या आइसोमेरिज्म के बारे में? नहीं ना। और वैसे भी यार सब जगह तो सेम 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 है, तो जितना काटना है वहाँ से काट लो, पीओएस आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जरा डी वाले ऑप्शन को चेक करो, ट्रांस, फिर से वही ट्रांस वाली बात आ गई। तो डी वाले का डायग्राम को जैसे बनेगा क्या दोस्त, देखो ऐसे अमोनिया अमोनिया, और यहाँ पे EN एक और यहाँ पे EN एक। साफ साफ तुम्हें पीओएस नजर आ रहा होगा, साफ साफ तुम्हें पीओएस नजर आ रहा होगा ये। तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, सी। चेक भी कर लेते हैं सी को, सिस दे रखा है हमारे पास। तो सिस का क्या है, एनसी का होल ट्वाइस, इन का होल ट्वाइस कितना है, कोई चार्ज नहीं रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चार्ज नहीं दे रखा, जैसे 3 प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो सिस बनाना है हमने। सिस का मतलब जैसे ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको सिस की कैटेगरी में आएगा। अब चूंकि सिस की कैटेगरी में है तो इसके अंदर ना ही पीओएस है और ना ही सीयूएस है। तो अगर एक स्ट्रक्चर में नो पीओएस नो सीयूएस हो जाएगा तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। एक आता है कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, वो भी सीख लेना।
ठीक है, जरूर देखना इस टाइप के क्वेश्चन को आते हैं। चलो बढ़ते हैं, अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा भाई, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द मोस्ट एसिडिक टू द लीस्ट एसिडिक, रैंक करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ही कंसेप्ट होता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो तभी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। हिंदी भाषा में मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर इज द रिस्पेक्टिव एसिड, एक ही स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ये NO2 है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यहां पे NO2 है, ये पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा, इंडक्टिव भी होगा, यहां पे कुछ नहीं। तो आप सोचो यहां पे नेगेटिव आएगा। अब ये एनायन की स्टेबिलिटी है, एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है आपने कभी पढ़ी हो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R और -I होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R और +I होती है। पढ़ा हो अगर तो एनायन की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि एनायन नहीं चाहता कि मेरे पे इलेक्ट्रॉन रहे, तो कोई ना कोई बोलेगा मैं खींचता हूँ। तो देखो NO2 तगड़े से खींचेगा, बोलेगा ठीक है यार मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर इंडक्टिव वाला बोलेगा ठीक है यार मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन हाँ तेरी हेल्प कर सकता हूँ, तेरे इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता हूँ। तो कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा, पहले में 3, तो देखिएगा पहले तो मैं A और B को हैप्पी बर्थडे करूँगा, बचता है मेरे पास C और D। अब 3 के से बाद 1, 3 के बाद 1 दोनों में दिख रहा है। अब इधर आ जाओ, देखो ये है एलिफेटिक और ये है एरोमेटिक। कहीं ना कहीं यार एरोमेटिक अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होंगे एलिफेटिक से, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे, क्योंकि इसके अंदर इसको रेजोनेंस मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबल होगा। यार दोस्त मान लोगे कि नहीं मान लोगे? तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है, कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो बस कुछ नहीं देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन जरूर देख के जाना है आपको। कंसेप्ट पता होना चाहिए, सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए एसिडिक और बेसिक को लेके। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। हमसे बोलना है कि विच एनर्जी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिएक्शन। ट्रांस से कोई चीज सिस में जा रही है। आपने बहुत बार आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा कि यार अल्कीन्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कार्बन सेंटर होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एटम्स होते हैं। चूंकि रिस्ट्रिक्टेड एटम्स होते हैं तो वो कभी भी मूव नहीं करते हैं ईजिली। आप ऐसे नहीं कि बॉन्ड को ऐसे रोटेट करा सकते हो। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब सिंगल होता है तो इजीली रोटेट करता है, लेकिन जब कभी भी पाई बॉन्ड होता है तो वो रोटेट नहीं करेगा, है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तो नहीं पहुँच सकते हो, मतलब ये काम एक स्टेप का तो नहीं है। तो जब एक स्टेप का नहीं है तो आपने पढ़ा होगा ग्राफ में जितने पीक्स बनते हैं उतनी स्टेप की रिएक्शन होती है। तो पहले मैं किस ऑप्शन को एलिमिनेट करूं, एक स्टेप में तो नहीं होना ना, मान लोगे दोस्त। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया यार, बचता है मेरे पास एक बी और एक बचता है डी। तो आप करके देखते हैं। तो जब मैं इसको रेडिकली ब्रेक करूंगा तो कुछ ऐसा ब्रेक होगा क्या यार, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, ये ऐसे का वैसे। अब देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ गया है। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, अब इसको घुमाऊंगा, मैंने इसको रोटेट किया, और फिर यार ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बन जाएंगे यार, तुम्हारे बॉन्ड बन जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो एक स्टेप तुमने यहां लगाया और एक स्टेप तुमने यहां लगाया, इस पर तो बॉन्ड बना दिया, मतलब 2 स्टेप की रिएक्शन है। दूसरी बात, ट्रांस और सिस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तुम बताना। ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ये मेरा ट्रांस है, ये मेरा सिस है, और एक अपोजिट करेंगे तो ट्रांस बन जाएगा। जानते हो यार कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है और सिस कम स्टेबल होता है। तो तुम बताओ हम किसी मोर स्टेबल से
मोर स्टेबल से हम लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। क्या ये सही है जाना? क्या दिल से आवाज़ आ रही है कि हाँ यार यहाँ जाना चाहिए? आप तो लेके जा रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन जाएगा नहीं ना। अगर आप भेज रहे हो तो क्या उतनी एनर्जी रहेगी? आंसर नहीं, लेस एनर्जी हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल हो जाएगा तो मोर एनर्जी हो जाएगी। अब देखो, ये मान लो रिएक्टेंट, ये मान लो प्रोडक्ट, थोड़ी देर के लिए ये रिएक्टेंट और ये मेरा प्रोडक्ट। आप देखो, जब मैं इसको रिएक्टेंट मान रहा हूँ और इसको मैं प्रोडक्ट मान रहा हूँ दोस्त, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते टाइम मैं मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा हूँ, या यूँ कहूँ लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहा हूँ। तो किस में हाई एनर्जी तेरे को दिख रही है? क्या इसमें दिख रही है? क्या इसमें दिख रही है तेरे को हाई एनर्जी? दैट्स इट, दैट्स इट। इसलिए माय डियर, यही आंसर हो सकता है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। बहुत बहुत प्यारा और बहुत क्लासिक क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा पहले ही इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने अपने PYQ में कराए हैं। आओ मॉक टेस्ट दो और बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा लग रहा हो तो यार इस कोड को यूज़ करना। मेरा कोड धीरेन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है हर जगह। इस कोड का आपको फ़ायदा मिलेगा, इसी से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारी करंट प्राइस चल रही है 27,000 की और 32,000 वाली, उसको ले लो, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा 10 सितंबर के बाद, ठीक है। जो भाई बंधु देख रहे हैं, उनके छोटे भाई छोटे बहन, उनके रिलेटिव्स कोई हैं तो उनका फ़ायदा पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है यार, आपका काम है। प्राइस हाइक होने से पहले उनको बोलो कि कोर्स को ले लें, नहीं तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। बड़े दोस्त आगे अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करना, हमारे उसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। कमेंट बॉक्स में कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देना, आपको अच्छा लगा क्या लगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, RNS, रेक्टर एंड सेंसर। भाई मेरे बहुत टाइम से इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन RS के फॉर्म में पूछे जाते हैं, या तो आज का एप्लीकेशन पूछा जाता है, एनेंशियोमर डायस्ट्रोमर निकालने के काम आता है। मतलब RS आ गया तो बहुत कुछ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ गई। बहुत क्लासी चीज़ है ये, बहुत क्लासी चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करना। वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को करना, फिर चेक करना कि जो आपने किया और जो मैंने किया वो सही या गलत है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये मेरा 1 नंबर कार्बन, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4। मैं पहले कार्बन नंबर 2 वाले की बात कर रहा हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर रूल सेट करना सबको आता है। OH फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, यहाँ वाला H 4 प्रायोरिटी पे होगा। अब रुक जाओ, लॉजिक सोचो, सेकंड किसको दिया जाए। तो देखो दिमाग लगाना सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में, ये वाले काइल सेंटर के रिस्पेक्ट में, इधर मिथाइल लगी है और इधर तुम्हारा जिस कार्बन जुड़ा है उससे O लगा है। यहाँ से जिससे जुड़ा है उससे C लगा है, यहाँ से जिससे जुड़ा है उससे O लगा है। कौन बड़ा? एकदम सही 2। इसका मतलब इसको 3। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है यार? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। कहाँ पे होनी चाहिए दोस्त? वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। तो मैं 4 को बना रहा हूँ 2 और 2 को बना रहा हूँ 4। सिर्फ नंबर को घुमाता हूँ, आपको पता है। इसको अपन लोग, आपने पढ़ा होगा कि फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी एट द वर्टिकल लाइन। स्वैप रूल बुलाते हैं इसको, स्वैप रूल, स्वैपिंग होने लगती है। तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमको पलटना होगा। अभी 4 को होल्ड करके हमको मूव करना है 1 से 2 और 2 से 3। 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रही है घड़ी यार? ये क्लॉकवाइज की जा रही है, लेकिन क्लॉकवाइज आंसर नहीं होगा, ये आंसर एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैंने पलटा क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी अपने वर्टिकल लाइन पे नहीं थी। सही बोल रहा हूँ यार? हाँ या नहीं? तो इसलिए पहले का ऑप्शन तो 2S होगा। तो भैया 2S किसमें है? इसमें है और इसमें है 2S, ठीक है। इसमें 2R है और इसमें 2R है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि हो सकता है 1 2 इसको दे रखा हूँ,
IUPAC रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा ना हमको तो, ठीक है। हो सकता है 2 इसने इसको माना हो, तो दोनों को निकाल लो, उसके बाद कैंसिल किया जाएगा यार। हाँ, अब आते हैं कार्बन नंबर 3 वाले पे। कार्बन नंबर 3 वाले को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ दोस्त, चलो यहीं सॉल्व कर देता हूँ, और कुछ नहीं है। 3 वाले के OH हमारे किस तरफ है, एक तरफ, तो यहाँ इसको नंबर 1 दे देते हैं। 4th नंबर H यहाँ पे है, रहने दो। अब बताओ सेकंड ऊपर वाले को दोगे, ये सेकंड ये थर्ड, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी थी। 4th वाला ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे है, होल्ड कर लो, घुमा दो 1 से 2, 2 से 3, कैसे जा रहा है यार, S जा रहा है। तो यार ये भी S हो गया, 2H भी हो गया और 3S भी S हो गया। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन ही है। इन सबको हटा दो फिर प्लीज़। इस पे ज़रूर क्वेश्चन देख के जाना, R और S पे आता है। एनेंशियोमर डायस्टोमर के फॉर्म में आ जाएगा, मीजो कंपाउंड, सिन, एंटी, इसी सब से सॉल्व होता है ये। RS पता होगा तो बहुत कुछ पता है, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन 17 ग्रिग्नार्ड बाबा की याद हो में सवाल बनाया गया है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा RMGX, ग्रिग्नार्ड से क्वेश्चन आ ही जाता है। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा, ठीक है, बाद में फिर ऐड होगा। तो आपको पता है कि यार ये तुम्हारे पास में Cl है, ये OET है। हमसे पूछा कितने ग्रिग्नार्ड लग रहे होंगे, तो आओ करके देख लेते हैं। एक सेकंड यार, बस मैं पानी पी लूँ। हाँ, RMGX यहाँ आएगा पार्सली नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्सली पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक किया, यहाँ पे ये खुल गया, ठीक है। तो ये O माइनस आया, ये Cl, यहाँ पे R, यहाँ पे OET। दोस्त ये सब लिविंग ग्रुप्स हैं, चुपचाप निकालने दो भाई साहब, निकल जाएंगे। तो फिर से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ आया R, यहाँ आया OET, ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट में यार निकाल देना Mg, इधर से X और यहाँ पे Cl। फिर ये ROET में फिर से मैंने ग्रिग्नार्ड डाला RMGX करने के लिए, पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव, ये इस पे अटैक। ये OET है यार, ये OET है दोस्त, हाँ। ये अटैक सटक से यहाँ अटैक हुआ, ये बना RCO माइनस, यहाँ R, यहाँ OET। अगेन यार OET हमारा लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकला, पेन का कलर चेंज हो जा रहे, हाँ है ना। ये C डबल बॉन्ड O R आया, कीटोन बन गया। फिर से हम ग्रिग्नार्ड लगा लेंगे RMGX, ये पार्सली नेगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव, खटक से अटैक, ये इधर बाहर, ये आया O माइनस, यहाँ आया R, यहाँ आया R, MGX। इसके बाद जलम का प्रवास करके, अमोनियम क्लोराइड का प्रवास करके आपको सीधे 3D के अल्कोहल बन जाना है। तो हमारे साथ कितने ग्रिग्नार्ड के मोल यूज़ हुए, हमसे ये पूछा था ना। आओ गिन लेते हैं, अब तो गिनना बचा है। एक बार हमने यहाँ यूज़ किया, एक बार हमने यहाँ यूज़ किया, और एक बार हमने यहाँ यूज़ किया। तो कितनी बार यूज़ किया हमने? 3 बार ग्रिग्नार्ड यूज़ किया। कहाँ पहुँचने के लिए? 3D के अल्कोहल पहुँचने के लिए। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 17 का B बैठ रहा है, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। चलो हाँ, ये तो बहुत सिंपल सवाल है यार, बहुत सिंपल सवाल है। क्या दे रखा है हमको? हमको दे रखा है रेट, और हमको दे रखा है ये मिथाइल 1, 2, 3 के मिथाइल्स दे रखे हैं, ठीक है, दे रखे होंगे। हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ ट्रू है। तो आप देख लेते हैं यार, हमको ये दिख रहा है कि जो B वाला है वो यहाँ पे अपने हाई पे है, और A वाला यहाँ पे कहीं अपने हाई पे है, मतलब ठीक है, होगा। मतलब B वाले का जो रेट है वो जब क्राउडिंग कम है तब ज़्यादा है, और A वाले का तब है जब क्राउडिंग ज़्यादा है। तो SN1 SN2 का ऑप्शन दिया है,
इवन E2 का भी दिया है। चलो एक काम करते हैं, आपको बता देता हूँ कि SN1 का ऑर्डर जो होता है वो 3 to 1 होता है, SN2 का जो ऑर्डर होता है वो 1 to 3 होता है, E1 का ऑर्डर भी आपका 3 to 1 होता है, एंड E2 का ऑर्डर भी आपका 3 to 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। अब देखो बी वाला जो है यहाँ पे 1 पे स्टेबल है, क्राउडिंग कम है, और ए वाला आपकी क्राउडिंग ज़्यादा है, तो एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी बोथ E1 दे रखा है एंड ई एंड बी बोथ E2 दे रखा है, दोनों अलग अलग रेट के हैं, तो बोथ का तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है यार। अब बात उठती है कि इनमें से किसको उठाएं, तो देखो यार साफ साफ दिख रहा है कि ये जब क्राउडिंग कम है तब स्टेबल है, तो ये आपका SN2 रहा होगा, और ये तब स्टेबल है जब आपके एसिड क्राउडिंग ज़्यादा SN1 रहा होगा। तो एक में आपका SN1 आ रहा है, एक में आपका SN2 आ रहा है, मतलब इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में बैठ रहा है या नहीं? आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सवाल हमसे चाह रहा है। ठीक है, क्लियर कट, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। देखो दो इक्विवेलेंट दे रखे हैं उसने NnH2 के, ठीक है, दे रखे होंगे, तो दो इक्विवेलेंट का मतलब उसने 2 बार उसको यूज़ किया है, तो आप उसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पहले दोस्त यार। अब हमारे पास चूंकि 2 इक्विवेलेंट हैं, NaNH2 के 2 इक्विवेलेंट हैं, मतलब ये बेस है, ये हमारा एसिडिक है, तो 2 एसिडिक दिख रहे हैं, एक माइनस प्लस एक माइनस, और यहाँ दिख रहा है माइनस और यहाँ दिख रहा है प्लस। तो पहले तो दोनों का हैप्पी बर्थडे कराओ, दोनों को बाहर निकालो, कर लिया, ठीक है। अब आपके पास CH3 CH2I है और CH3I है, क्या है, CH3 CH2I है और CH3I है, दोनों पे तोड़ो, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब लॉजिकली सोचना कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, तो आंसर इज ये वाला यार, है ना। और इनमें से ज़्यादा भूख किसको, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये है ऑक्सीजन का कार्बन का sp और ये है ऑक्सीजन का sp3। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना होगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसको उतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन जिसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा उसको चिंता होगी। यहाँ एक कंपैरिजन टर्म है यार, कि एक पे नेगेटिव है और यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो ज़्यादा तड़प कौन रहा होगा, O का माइनस या C का ट्रिपल माइनस। कंपैरिजन में हैं तो दोनों एसिडिक, लेकिन फिर भी C का माइनस बोलेगा ठीक है यार मुझे तो जल्दी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं उतना अच्छा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं हूँ एज कंपेरिजन टू O की माइनस के, मैं उतना स्टेबल नहीं, तो मुझे भूख लग रही है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो पहले यार। तो ठीक है यार, इसने कहा मैं यहाँ चला जाता हूँ, और इसने कहा यार मैं यहाँ चला जाता हूँ, हमने कहा जा भाई, ठीक है। तो मतलब एक तरफ C2CH3 आ जाएगा और एक तरफ CH3 आ जाएगा OCH3। तो कौन सी ऑप्शन में बैठ रहा है यार, एक यहाँ दिख रहा है, बस एक ही दिख रहा है यार, हाँ ओके। उसके बाद तो CH3 है ही, और इसके बाद लिंडलार्स कैटलिस्ट है यार, H2PDBSO4। आपने पढ़ा होगा कि ट्रांस अल्कीन से हमको सिस जाना होता है तो लिंडलार्स यूज़ करते हैं, अल्काइन से मतलब, और अगर हमको ट्रांस जाना होता है तो अपन लोग बिट्स रिडक्शन यूज़ करते हैं दोस्त। तो यहाँ पे तो लिंडलार्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपन लोग सिस बनाएंगे। तो देखो A ऑप्शन और C ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो क्योंकि वो ट्रांस वाले हैं। अब बात उठती है ऑप्शन B और D की, तो हमको दिख गया यार B ऑप्शन ही सही है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, पीछे देखा अभी हमने, ठीक है।
आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, 19 नहीं है यार, ये हिंदी पीछे हो गया। हमसे बोल रहा है कि दो अल्कीन है एक्स एंड वाई, फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हीटेड फलाना एंड दिस। थोड़ा सा लॉजिक सोचना। ये IIT मेंस के सितंबर सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, दोनों में उन्होंने सेटजेफ और हॉफमैन यील्ड से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत तवज्जो दिया कि हाँ यार ये क्वेश्चन भी कराना चाहिए। देखो यार, सेटजेफ यील्ड और हॉफमैन यील्ड आपको पता होना चाहिए कि कब सेटजेफ यील्ड बनती है, कब हॉफमैन यील्ड बनती है। अभी चूंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए बस इतना ऊपर से बता दूंगा कि हॉफमैन यील्ड तब बनती है जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है या स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है लिविंग ग्रुप में निकलने में। उन दो केसेस में आपको हॉफमैन यील्ड मिलेगी। तो यहाँ पे जब भी हॉफमैन यील्ड मिलती है तो जो जिसमें नंबर ऑफ अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं वो मोर स्टेबल होती है। तो यार ये हॉफमैन यील्ड का क्वेश्चन है, ये हॉफमैन यील्ड का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हॉफमैन यील्ड हमारी मेजर होगी और सेटजेफ यील्ड माइनर होगी। तो अब देख सकते हो यार किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर कम अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सी। यहाँ देखो 2 2 4, ठीक है, बाकी तो ज़्यादा ही है, यहाँ पे ज़्यादा ही बन रहा है। क्लियर कट है ना, स्टेरिक क्राउडिंग जहाँ कम है वहाँ जाना चाहिए। ठीक, बी और तो हो ही नहीं सकता यार, सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, और बाकी जो बचा वो हमारा ये बचा, तो इसमें तो सी ऑप्शन होगा नो डाउट। सवाल ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, पक्का दोस्त, कर लोगे आप। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत इजी पेपर बनेगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन। अल्कोहल दे रखे हैं, हमसे बोल रहा है कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ आपको इसकी रिएक्टिविटी बतानी है, तो ठीक है कर लेंगे। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ऑलवेज अटैक टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो पहले तो देखो HBr है, पानी डाल के सबका हैप्पी बर्थडे कर लेना। अब ये मैं नहीं कर रहा, ये लोन पर यहाँ आया, खटक से H+ बाहर निकला, तो एक कार्बोकैटायन यहाँ दिखेगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ दिखेगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ दिखेगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ दिखेगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड अप पे है। क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो देख सकते हो NO2 कार्बोकैटायन को बर्बाद कर रहा होगा -I और -R से, Br भी बर्बाद कर रहा होगा -I + R से, लेकिन ये थोड़ा सा +R लगा के आबाद कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो बेचारे कुछ नहीं है। अब एक लड़ाई होगी थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड ही होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि सबसे पहले थर्ड आएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये परेशान कर ही रहा है, -I से हटाई दो। ठीक है, और Br का उतना अच्छा +R नहीं होगा। रीज़न क्या है कि देखो ये 2p का है और ये 4p का है, तो तुम कहो कि थर्ड के बाद फोर्थ आ जाए, एक तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है और होगा भी नहीं, है ना। खींचेगा ही एट द एंड ऑफ द डे यार, खींचना ज़्यादा आसान है, क्योंकि डोनेट करना 4p से 2p में डोनेट करना बड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, इसलिए फर्स्ट आ जाएगा, फिर आपका फोर्थ, ये तो दोनों तरफ से बर्बाद कर रहा है NO2 यार। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 NCERT का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने हाई लेवल से करके दे दिया है और कुछ नहीं, हल्का सा हाई लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कभी भी, अल्काइन अगर आपके सामने है, अल्काइन आपके सामने है और पानी डाल रहे हो Hg2+ के साथ, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि यार ये ना एक ट्राईसाइक्लिक की चेन बनाती है। बेसिक मैकेनिज्म इसका यही होता है
कि Hg+ बनता है, उसके बाद में वो बाहर निकल जाएगा, इट्स ओके। फिर आप वाटर का अटैक कराते हो और वाटर हमेशा इसके एंटी अटैक करता है, मतलब और न्यूक्लियोफाइल जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, बाकी हम इसको बाहर निकालते हैं फिर, ठीक है। तो एट द एंड इस क्वेश्चन का जो की है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल किस कार्बोकेटाइन पे स्टेबल करेगा, है ना। तो पहले तो यार देखो बी और डी को हटा दो, पहले इनॉल बनता है, फिर फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म होता है। बी और डी को मैं हटा दे रहा हूँ, इतना मैं मान के चलें तुमको ये भी आता होगा। बात बस ए और सी की लड़ाई है यार। आप देखो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ वाले पे आएगा कभी ना कभी जब चेन बनेगी, तो क्योंकि ये OCH3 ग्रुप है, ये +R इसको देगा, इसलिए इसका ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है सी, है ना। यहीं पे इनॉल आ जाएगा और यहीं पे आप टॉटोमराइज करा दोगे, ठीक है, कर लोगे। चलो बस एक दो क्वेश्चन और फिर खत्म करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, हमको KOBr दिया है, बड़े बड़े चंट हैं ये। असल में KOBr होता है KOH + Br2 के साथ। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा हो तुमने कभी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा हो तो ये उसका सवाल है। तो आपने पढ़ा है कि अमाइड जो होता है Br2 KOH में जब जाएगा तो एमाइन बनता है, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है कार्बन ग्रुप का, ठीक है। 4 मोल यूज होते हैं, आपको पता होना चाहिए यार। तो एमाइड बन गया एमाइन, तो बना दिया हमने, ठीक है, बना लिया। अब देखो एक ही डिब्बे में एसिड, एक ही डिब्बे में बेस, तुम्हारे इंतज़ार तो करेंगे नहीं कि हाँ यार बैठे भी हैं, एक दूसरे का मुंह भी ताक रहे हैं, फीलिंग नहीं आएगी ना यार। यार अब क्या बोल रहे हो, एक एसिड है एक बेस है ना, तुम्हारे इंतजार नहीं करेंगे और सीधे खटक से क्या बनाएंगे, एमाइड बनाएंगे ना यार। बस देख लो इसमें से किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ये देख रहा है क्या, एक पहले ए और डी हटाओ, अब बचती है ये। अब ये CH3 कहाँ से पैदा हो गया, कुछ भी है, तो बी ऑप्शन बचा, ठीक है, कर लोगे, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ से उठ के चला आया, ओके, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेरे ख्याल से 4th पेपर में है कि 3rd पेपर में है, एक पेपर में है 2nd शिफ्ट में, ठीक है। ये NCERT के बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डाटाज दे रखा है, अल्फा बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यार, रेड इज इक्वल टू K मान लेना, इसको A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा, ठीक है, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड, इसको मान लेता हूँ थर्ड। अब मैं थर्ड और सेकंड और फर्स्ट का इस तरह यूज़ लूँगा कि मुझे अल्फा और बीटा मिल जाए। तो देखो यार, देख रहे हो पहली बार में ये कट जाएगा। अगर मैं इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर दूँ तो तुम्हें कुछ मिलेगा क्या, कि देखो बीटा बीटा कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 अपॉन 2 × 10⁻⁴ इक्वल टू K अपॉन K। A की वैल्यू कितनी है दोस्त, ये है 2 × 10⁻⁻2 और ये है दोस्त 1 × 10⁻⁻2। B में लिखूँ ना लिखूँ, कट गया यार, क्यों मेहनत करवा रहे हो। तुम बोलोगे सर हम कहाँ कह रहे हैं, आप ही खुद ही कर रहे हो, है ना। ये हो जाएगा 2, इसको अल्फा रख ले यार, तो अल्फा क्या हो जाएगा तेरा यार 1, ठीक है, अल्फा तेरा 1 हो गया। अब यही काम तू 3 डिवाइड बाय 2 करके देखियो, तो देखो ये कटेगा, 8/4 2 हो जाएगा, एंड 4/2 फिर 2 हो जाएगा, तो मतलब बीटा भी आपका मेरे ख्याल से 1 ही आ जाएगा। तो तेरा अल्फा भी 1 आ गया और तेरा बीटा भी 1 आ गया। अब रेट कांस्टेंट बताना है,
हाँ ठीक है, इतना निकाल लिया। अब बोला रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताओ, तो ठीक है यार कोई भी एक उठा लो। रेट इज इक्वल टू के, मुझे पता चल चुका है कि ए की पावर 1 होना है, बी की पावर 1 होना है, ठीक है। कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक, मैंने फर्स्ट वाला उठा लिया मान लो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, मुझे निकालना है, ये हो जाएगा 10⁻2 और ये हो जाएगा कितना 2 × 10⁻2, है ना। 2 से 2 कैंसिल, 10⁻4 इज इक्वल टू के × 10⁻4, ये भी खत्म। ये बोल रहा है रेट कांस्टेंट कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। नहीं भैया नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, गलत है ये ऑप्शन, ए तो नहीं होगा। हाँ बी सही है, अभी हमने निकाला भी है, बी सही है। अब सी बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। हाँ यार ये तो सही लग रहा है। क्यों लग रहा है, अगर मैं ए को 2a कर दूं और बी को 2b कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, 4a भी आ जाएगा क्या, ये किया भी होगा, तो दोनों एक साथ इंक्रीज करेगा। तो आंसर इस बी भी सही है अपना दोस्त, और अपना सी भी सही है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है यार, ये सी ऑप्शन बैठ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, सॉल्व करने मजा आती है, ठीक है। ये कहाँ चला आया, ये आया सरफेस केमिस्ट्री से, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमसे बोला है सेलेक्ट करेक्ट एड्सॉर्प्शन आइसोबार ग्राफ फॉर द केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड द फिजिकल एब्जॉर्प्शन विच टेम्परेचर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है भाई, है ना, पहले केमिकल फिर फिजिकल। तो यार बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो वीक फोर्सेस का होता है, तो अगर तुम उसको हल्का सा टेम्परेचर दोगे तो वो बॉन्ड टूटने लगेंगे। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा ना ये गैप होता है, और जब टेम्परेचर दोगे तो ये पहले ही गैप फिल होने लगते हैं और स्ट्रॉन्ग होने लगता है बॉन्ड, और लेकिन जो चूँकि टेम्परेचर कंटिन्यूस दे रहे हो इसलिए वापस ये बॉन्ड खुलेंगे। मतलब पहले ये एड्जॉर्प्शन होता है फिर डिजॉर्प्शन होता है, जबकि फिजॉर्प्शन में कंप्लीट सिर्फ डिजॉर्प्शन होता है। नॉर्मली ऐसे कहूँ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के साथ टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, और केमिकल में पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसमें तो दोनों में घट रहा है, इसमें दोनों में बढ़ रहा है, इसमें पता नहीं दोनों बढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, बचता है एक ऑप्शन ये, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये केमिकल के लिए, ये कंटिन्यूस घट रहा है, ये फिजिकल के लिए। चलो बहुत हैं इतने क्वेश्चंस कर लिए, और करने हैं क्वेश्चंस का तो कोई अंत ही नहीं है यार, ठीक है, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, आप करते रहोगे सीखते रहोगे। एक देख लो, चलो लास्ट देख लो यार। हमसे बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, वो भी स्पिन ऑनली, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है CFSE, T2G EG CFSE से क्वेश्चन जरूर आता है। अब मैं पूरा तो नहीं बना रहा, तो ठीक है, ये बात अलग है कि 5 बेल्ट में से 3 बेल्ट ऊपर 2 बेल्ट नीचे यार, ठीक है, ये हमारा बैरी सेंटर, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका -2/5 डेलो, यहाँ पे आएगा +3/5 डेलो। क्या करना है इससे, हमको बताना है, हाँ बताना है कि कब कब -0.8 डेलो होगा, ठीक है। अब -8 डेलो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा -0.4, ये है प्लस तुम्हारा 0.6 डेलो ऑप्शन। तो 2 बार हो सकता है, एक बार यहाँ आ रहा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, जब 2 हो रहे हैं, तो उस टाइम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाओ, μ = √NN+2, है ना। तो 4 तो नहीं 8, √8 पे आ रहा है, एक ऑप्शन बी बैठ रहा है, और एक ऑप्शन दे रखा है √15 पे, चेक कर लो। √15 का मतलब एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कब आएगा, CFSE की वैल्यू -0.8, एक बार तो आई, फिर मैं यहाँ से गया, फिर मैं यहाँ से गया, वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ 5, और ये ऐसा, और एक ये ऐसा, ठीक है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कितनी है, यहाँ पे आपकी है 4 × -2/5 डेलो,
और यहाँ कितनी है 3 इंटू 3/5 डालो, हाँ इस पर भी आ रहा है। एन पे इलेक्ट्रॉन 3, एन पे इलेक्ट्रॉन 3 का मतलब हो गया 3 + 2 6, 5 और 5 3 15, है ना, आ रहा है ना। तो ऑप्शन फाइनली सी इसका सही हो गया। ठीक है, आई होप दोस्त आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, मैं कैसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमसे कनेक्ट रहिएगा, IIT JEE मिल के निकालेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस कोड को मत भूलना दोस्त, यही आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है इसको परचेस कर लो। ठीक है, क्योंकि जो नया प्राइस आएगा वो हाइक करके आ रहा है, 10 सितंबर कर आ रहा है, तो प्लीज़ उससे लेने से पहले, मतलब हाइक होने से पहले आप परचेस कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना यार। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।